Good morning, friends. Today we are going to study next topic of EDM, Entrepreneurship Development and Management, organizing and various organization structures. Organizing is basically one more function of management. Management का एक function है जो हमने postcode में पढ़ा था, planning, organizing. The second function है हमारा organizing. तो organizing में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, द ऑर्गेनाइजिंग इज द फॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं, सुपरविजन में काम कर रहे हैं, उनको ग्रुप करना, कैसे ग्रुप करना है और उनकी एक्टिविटीज को कैसे ग्रुप करना है, सो दैट कम्युनिकेशन चैनल बहुत अच्छी तरह चलते रहे। द फंक्शन क्यों हम बनाते हैं इसका? टू फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव, सो दैट कि फर्म्स की ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन निकले और विद एफिशिएंसी, बहुत अच्छी एफिशिएंसी से निकले। नाउ उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच मैनेजर्स डेवलप और चेंज देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किस वर्कर को कहाँ कहाँ रखना है और उनके बीच में कम्युनिकेशन और लिंक कैसे बनाने हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में होता है। It is typically made by senior managers and occasionally they seek input from middle level manager. ज्यादातर क्या होता है कि खुद मैनेजर करते हैं या मिडिल लेवल मैनेजर से थोड़ी बहुत कंसल्टेशन कर लेते हैं, लेकिन लोअर लेवल मैनेजर से बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि तुमने कहाँ फिट होना है या कहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कैसे करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, मिलते जुलते ही हैं। वो जो हेनरी फैल के 14 प्रिंसिपल्स थे वही वाले हैं। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन। तो मिलते जुलते ही हैं जो हम हेनरी फैल के मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मैंने बताया, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ कहाँ किस किस प्लांट में कौन कौन सा होगा और उनका कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा। It illustrates various positions in the organization and the reporting line between units and peoples within the organization. किस तरह से रिपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, that is organization chart. तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो हमारे पास कई तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज मिलिट्री और लाइन सिस्टम, सेकेंड इज फंक्शनल सिस्टम, थर्ड इज लाइन एंड स्टाफ सिस्टम, फोर्थ इज मैट्रिक्स एंड हाइब्रिड डिजाइन। नाउ हाइब्रिड तो इनका सबका मिक्स है, लेकिन ज्यादातर हमारे अगर प्रोडक्शन में देखा जाए या मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो तीन तरह के हैं, लाइन, फंक्शनल एंड लाइन एंड स्टाफ। यही वाले ज्यादातर फॉलो किए जाते हैं, तो हम भी इन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे। So first one is line organization or structure. The line organization authority is delegated directly from top to bottom. Line नाम बता रहा है कि ऊपर से नीचे तक एक लाइन खींची हुई है, ऊपर से अथॉरिटी नीचे की तरफ चलती है, टॉप टू बॉटम। There is a vertical line of authority running from top to bottom of the organization. Vertical line है, ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। अथॉरिटी, ऊपर अथॉरिटी सबसे हाईएस्ट है, फिर नीचे थोड़ी कम, उससे नीचे थोड़ी कम। The man at the top has the highest authority and it is reduced at each successive level. जैसे जैसे नीचे हायरार्की में वो आते हैं तो थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी कम होती चली जाती है। The suitability, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस इज सुटेबल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में चलता है। फॉर एग्जांपल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिलिट्री में देखा जाए तो एक छोटा यूनिट सिर्फ 10 या 11 लोगों का होता है, वहीं पे ही ये चलाना होता है। तो 10-11 के ऊपर या इवन 20-50 लोगों के बीच में चला दें, लेकिन जहां पे 4000 लोग हैं वहां पे ये लाइन अथॉरिटी नहीं चलती है। यहाँ पे देखिए इसका एक एग्जांपल डायग्राम में बताया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, देन उसके नीचे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजर है। अब वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग अलग है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है और वाइस प्रेसिडेंट एचआरडी है। मैनेजर फ्लोर है, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के नीचे वर्कर है। तो वर्कर के पास सबसे स्मॉलेस्ट अथॉरिटी है, सुपरवाइजर के पास थोड़ी वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल करने की, असिस्टेंट मैनेजर इन तीनों को कर सकता है, डिप्टी मैनेजर इन 4 को कर सकता है, लाइक दैट। सो द फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ चलती है और अथॉरिटी नीचे की तरफ आती है। तो अथॉरिटी हाईएस्ट ऊपर है
इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऊपर की तरफ चलती है। तो लाइन, ये उसका स्ट्रक्चर बताया गया है। द बेसिस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट there is clear line of authority. The authority and responsibility are highest at the top and goes on reducing successively with each level. हर लेवल पे घटती चली जाती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे नीचे घटती चली जाती है। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? मेरिट्स हैं क्विक डिसीजन मेकिंग। मैनेजर इज नॉट सपोज टू कंसल्ट स्टाफ स्पेशलिस्ट। कोई स्पेशलिस्ट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे कंसल्ट नहीं करना, जो उसका दिमाग काम करेगा वो एकदम से उसने कर देना है। दैट इज क्विक डिसीजन। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड एज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दो बंदों के बीच में, दो वर्कर्स के बीच में या दो लेवल के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, सो देयर इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उसको पता है कि इमीडिएट बॉस को उसको खुश करना है या कोई ना कोई उसको इंफॉर्मेशन देते रहना है। दैट मीन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना रहेगा। क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें पता है कि लाइन बनी हुई है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चलेगी। स्केलर चेन एंड यूनिटी ऑफ कमांड आर फॉलोड। एक ही तरफ से कमांड आएगी, इसलिए कोई कंफ्यूजन या वो नहीं रहता है, डाउट नहीं रहता है। डीमेरिट्स क्या है? नो स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन। जो वर्कर्स हैं वो एक ही तरह का काम करेंगे। अगर वो प्रोडक्शन में काम कर रहा है तो वो प्रोडक्शन ही है, उसको मार्केटिंग का कुछ नहीं पता चलेगा। की पर्सन्स आर ओवरलोडेड विद द वर्क। जो ऊपर मैनेजर हैं उससे ऊपर जो है हाईएस्ट लेवल पे, उनकी ओवरलोडिंग बहुत हो जाती है। उनको दिमाग भी चलाना है और चारों तरफ ध्यान भी रखना है कि ये वर्कर काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट नहीं चल रहा। एंड थर्ड इज लेस एफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन नहीं है, सपोज एक वर्कर मेरा खाली पड़ा हुआ है और मैं उसको कहता हूं कि बाहर मार्केटिंग में जाके एक मेंटेनेंस का काम कर दीजिए। वो कहेगा नहीं जी, मुझे तो मशीन के बारे में नॉलेज है, इसके मार्केटिंग में जो टूट फूट है उसकी रिपेयर वाली नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। वर्कर खाली बैठा हुआ है लेकिन वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता। मैनेजर हैज मोनोपोली ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजर को पता है कि मेरी बात सभी मानेंगे, तो वो एक तरह से गुंडागर्दी हो सकती है, मोनोपोली। अपने डिसीजन में गलत भी हो सकता है और कई बार ऐसा हो सकता है कि उसके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। एंड देयर इज लिटिल अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन, अगर मेरे लोअर लेवल पे एक दिमाग में कोई बात आती है तो मैं ऊपर तक उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है आई मे बी रॉन्ग और आई मे बी राइट, बट मेरा वाला जो आइडिया है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल नहीं करेगा। Second is functional organization. This kind of organization classifies people according to the function they perform. उस तरह से उनको डिवाइड कर देते हैं कि जो फंक्शंस उनको आते हैं उस हिसाब से उनको डिवाइड कर देते हैं इन देयर प्रोफेशनल लाइफ और अकॉर्डिंग टू फंक्शन परफॉर्म्ड बाय देम इन ऑर्गेनाइजेशन। Now under it organization is divided into number of functional area. Functional area में एक marketing का है, production का है, like that, and each function is managed by an expert in that area. देखिए कैसे, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है और ये ऑपरेशंस है, उसके नीचे मैनेजर है, सुपरवाइजर है। अब ये मार्केटिंग वाला भी इन वर्कर्स को एक्सेस है उसका, एचआरडी वाला ये भी उस वर्कर्स के पास जा सकता है, फाइनेंस वाला भी उन वर्कर्स के पास जा सकता है और सुपरवाइजर भी उनके पास। तो मार्केटिंग वाले को कुछ काम करना है, मेंटेनेंस का काम करना है, कोई बाहर का प्रोडक्ट टूट गया है तो वो वर्कर को उठा के ले जा सकता है। नाउ दिस जो वर्कर है वो फंक्शन उसको हर एक तरह के आते रहेंगे, हर जगह के, फाइनेंस के भी कुछ काम करने हैं तो वो भी करेगा, एचआरडी का काम है वो भी करना है। सो मेरिट्स आर स्कोप फॉर हाई स्पेशलाइजेशन। अच्छी तरह से वर्कर्स की स्पेशलाइजेशन हो जाती है, एक्सपर्टीज हो जाती है, क्योंकि ऑल आर शेयर्ड बाय ईच। जो भी फंक्शन वाला है वो दूसरे को शेयर, अगर वो खाली बैठा हुआ है दूसरा वाला आदमी उसको ले जा सकता है। Tasks are handled by expert and quality of work and efficiency is high. Now marketing में है, maintenance में है आदमी, तो वो expert है, वो worker को ले जाता है और उसकी quality of work efficiency बढ़ जाती है। Area of work is narrow and key persons are not overloaded. अब ये key persons एक ही दिमाग नहीं है, कई जगह function चल रहे हैं तो वो functions जो हैं वो divide हो जाते हैं। Better decisions are made. Demerits क्या है? Delay in decision making. क्यों देर हो जाती है कि सपोज मैं किसी जगह पे वर्कर को ले जाता हूं लेकिन वो वर्कर कहीं और भी चाहिए होगा उसी टाइम में, तो वो डिसीजन देर में होगा। स्केलर चेंज एंड यूनिटी। नाउ दिस इज द डीमेरिट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटी ऑफ कमांड आर नॉट फॉलोड। यूनिटी ऑफ, एक जगह से कमांड नहीं आएगी,
उसका अपना बॉस भी कुछ कमांड देगा, उधर से दूसरा हो सकता है मार्केटिंग वाला, उधर से फाइनेंस वाला भी कोई कमांड दे रहा होगा। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज डिफिकल्ट, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग फोरमैन, दो फोरमैन के बीच में कोऑर्डिनेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड इट वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, जो हमने कहा था कि यूनिटी ऑफ कमांड एक ही जगह से डायरेक्शन आनी चाहिए, वो इसमें वायलेशन हो जाती है। देन नेक्स्ट इज थर्ड वन इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऊपर से अथॉरिटी नीचे की तरफ लाइन की तरह आ रही है, बट स्टाफ अथॉरिटी इज यूज्ड टू सपोर्ट द लाइन अथॉरिटी। लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन अकेला क्योंकि वो परेशान हो रहा है लाइन वाला जिसमें डिसीजन मेकर है, तो उसकी सपोर्ट के लिए स्टाफ लगाए हुए हैं हॉरिजॉन्टल में। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बोथ लाइन एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव, दोनों तरह के उनके एग्जीक्यूटिव होंगे। लाइन एग्जीक्यूटिव्स आर असिस्टेड बाय स्टाफ स्पेशलिस्ट in planning, distribution, quality, legal, audit, public relation। अब ये स्टाफ वाले स्पेशलिस्ट होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीगल के लिए, ऑडिट के लिए, अकाउंट्स के लिए या पब्लिक रिलेशन के लिए। वो हेल्प करेंगे जो लाइन एग्जीक्यूटिव है, लाइन का जो बॉस है उसको हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए प्रोडक्शन मैनेजर लाइन अथॉरिटी डज नॉट हैव एनफ टाइम एंड एक्सपीरियंस टू हैंडल लेबर रिलेशन प्रॉब्लम्स। अब एक प्रोडक्शन मैनेजर के पास लेबर रिलेशन प्रॉब्लम्स के लिए नहीं कोई टाइम है, तो स्टाफ कोई भी ऐसा होगा जो पब्लिक रिलेशन वाला एक मैनेजर होगा, वो आएगा लेबर रिलेशन, लेबर्स को बुलाएगा, उनकी प्रॉब्लम सुनेगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन की एक्सपर्टीज है, तो उसने डिजाइन करना है, लेकिन उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो पब्लिक रिलेशन वाला मैनेजर है, पीआर वाला, वो उसकी आके हेल्प करेगा। नाउ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम दो तरह की, एक ऊपर से सीधी जो फर्म लाइनें आ रही हैं, दे आर द लाइन अथॉरिटीज, और ये डॉटेड जो हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए स्टाफ वाले हैं। अब एचआरडी में वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है एचआरडी का, तो इसकी एक रिक्रूटमेंट वाली एजेंसी होगी और एक ट्रेनिंग वाली होगी, ये दोनों उसके स्टाफ हेल्प करने के लिए होंगे। मैनेजर फाइनेंस का ये हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग, ऑडिट और क्रेडिट एंड कलेक्शन वाले होंगे। मैनेजर ऑपरेशन के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइक दैट। तो ऊपर से नीचे अथॉरिटी तो चलेगी, लेकिन स्टाफ वाला भी इसकी हेल्प करने के लिए होगा। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? प्लान्ड स्पेशलाइजेशन, प्लान्ड है स्पेशलाइजेशन वाले अलग पड़े हुए हैं अलग अलग जगह पे। क्वालिटी डिसीजन, बहुत अच्छे डिसीजन हो जाते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है। ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर पर्सनल, जो लाइन वाला है उसको भी ट्रेनिंग मिल जाती है कि उसने क्या क्या करना है, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस उसके पास अवेलेबल है। डीमेरिट्स क्या है? कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि बड़ा कौन है, लाइन वाला या स्टाफ वाला, किसकी बात माननी चाहिए। लोअर लेवल वालों को ये कंफ्यूजन हो जाता है। इनइफेक्टिव स्टाफ, स्टाफ ज्यादातर क्या होता है, खाली बैठा होता है जब तक उनकी जरूरत ना पड़े, तो इसलिए वो इनइफेक्टिव होते हैं। एंड थर्ड इज लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइन एंड स्टाफ में कई बार झगड़ा हो जाता है कि कौन बड़ा है, लाइन वाला बड़ा है मैनेजर या स्टाफ मैनेजर। लाइन वाला कहता है मैं आई एम द बॉस एंड स्टाफ सेज आई एम द बॉस। सो द suitability, this structure can be followed in large organizations where specialization of activities, जहां पे स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज चाहिए वहां पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ही लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो की जाती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।